जी, आज हमने जो पढ़ना है वो हमारा सेकंड यूनिट है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड क्लिनिकल प्रिसेप्टरशिप का ब्लूम्स टेक्सोनमी। ठीक है। इसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमने डोमेन्स पढ़नी है। ब्लूम्स टेक्सोनमी की जो 3 डोमेन्स होती हैं उनको देखना है। उनके लिए कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव जब बनाने तो कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं जब हम लोअर थिंकिंग या हायर थिंकिंग को यूज करते हुए जब हम टीच करते हैं तो डिफरेंट वर्ड्स या ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो डिफरेंट स्पेसिफिक वर्ड्स नाउन और वर्ब यूज करते हैं। वो हमने देखना है कैसे करना है और आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजीज टू रिस्पॉन्ड टू द लेवल ऑफ कॉग्निशन। ठीक है। जो ब्लूम की टेक्सोनमी बेसिकली है क्या, टेक्सोनमी एक अरेंजमेंट होती है। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज, किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन को टेक्सोनमी कहते हैं, या वे टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर। हम एक किसी भी चीज को किसी खास क्लासिफिकेशन के लिए ग्रुपिंग कर देते हैं तो वो उसकी चीज की टेक्सोनमी या क्लासिफिकेशन कहलाती है। और ब्लूम्स इसलिए इसका नाम है कि इसका जो क्रिएटर था जिसने सबसे पहले एजुकेशन में टेक्सोनमी एक बनाई, उसने क्लासिफिकेशन दी। उसने कहा जब भी कोई चीज हम टीच करते हैं तो उसकी लर्निंग के लिए डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम वो चीज लर्न करते हैं। तो वो चूंकि बेंजामिन ब्लूम ने बताई इसलिए उसके नाम पे ही इस टेक्सोनमी का नाम ब्लूम टेक्सोनमी रख दिया गया। जो बेंजामिन ब्लूम है, ये इसकी तस्वीर भी देख लें, ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था। ये बाकायदा एक टीचर था हु मेड कंट्रीब्यूशन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड टू द थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग। इसका फोकस ये था कि हम अपने एजुकेशन में जब भी हम किसी चीज को टीच करने लगे तो हम सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव बनाएं। ये हम जो हर एक प्रेजेंटेशन से पहले, हर एक टीचिंग प्लान से पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट हमें बेंजामिन ब्लूम ने दिया। और इसने जो कॉन्सेप्ट दिया वो मास्टरी ऑफ लर्निंग की थीरी पे था कि हम लर्निंग के लिए जब मास्टरी हमने हासिल करनी हो तो कौन सी चीज है जो हमारी कोग्निटिव डोमेन में आती है, कौन सी चीज है हमारी अफेक्टिव डोमेन में आती है, और कौन सी साइकोमोटर स्किल्स की डोमेन में आती है। इस सारी को हम अ, अभी देखते हैं। ब्लूम की टेक्सोनमी जो है वो 1948 में क्रिएट हुई। ये याद रखने वाली चीज है, एमसीक्यू में आ सकती है कि ये जो साइकोलॉजिस्ट था ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम, ये एक टीचर था, साइकोलॉजिस्ट था। इसने 1948 में ब्लूम की टेक्सोनमी को क्रिएट किया। अपने डिफरेंट कोलीग्स के साथ मिल के इसने इस चीज की क्रिएशन की। It was originally developed in 1956 as the method of classifying educational goal for the student performance evaluation। और बाकायदा तौर पर 1956 में इसको ओरिजिनली डेवलप कर दिया और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की एवेलुएशन की बेस पे। ब्लूम्स टेक्सोनमी हैज बीन रिवाइज्ड इन 1990, यानी 1948 में सबसे पहले क्रिएट हुई, फिर 1956 में इसको डेवलप किया गया, फिर 1990 में इसको रिवाइज किया गया और अब 2001 में इसको मजीद रिवाइज किया गया अपनी जो हमारी नीड है उसकी बेस पे। Original intent is creating the taxonomy was to focus on three major domains of learning। जब ये बनाई गई थी सबसे पहले तो तीन डोमेन्स का या तीन बातों का लर्निंग में, इन चीजों का तीन कंपोनेंट का ख्याल रखा गया था। पहला कोग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर। डिस्पाइट द क्रिएटर्स इंटेंट टू एड्रेस ऑल थ्री डोमेन्स। अब जितने भी आगे क्रिएटर्स आ रहे हैं वो जो मर्जी करें लेकिन इन तीनों डोमेन्स को फोकस करके ही वो अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं। ब्लूम्स टेक्सोनमी अप्लाइज ऑन टू एक्वायरिंग नॉलेज इन द कोग्निटिव डोमेन विच इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलपमेंट। और सबसे ज्यादा जो हमारा नॉलेज वाला है जिसमें हम नॉलेज गेन करते हैं किसी भी चीज को, आपको जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम टीच कर रहे हैं, तो जो नॉलेज होता है वो आपकी कोग्निटिव डोमेन होता है जिसका डायरेक्टली लिंक आपके ब्रेन से होता है, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल से होता है, दिमाग से होता है। ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनमी कंटेंट 6 डेवलपमेंटल कैटेगरीज: नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेलुएशन। रफली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 6 स्टेप्स बताए गए थे, और ब्लूम ने जो सबसे पहले उसने कहा जब कोई प्रॉब्लम हमने कोई भी चीज ऐड करनी है, कोई एजुकेशन देनी है, किसी को कोई भी चीज सिखानी है, उसमें जब हम
सबसे पहले तो उसको नॉलेज देते हैं, ठीक है, उसको उस किसी चीज के बारे में नॉलेज होगा, पहले तो उसे पता होगा, फिर उसके बाद उसकी कंप्रीहेंशन हम चेक करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग। जब वो कंप्रीहेंशन उसकी अच्छी हो जाती है, फिर वो अप्लाई करता है एप्लीकेशन उसको न्यू न्यू सिचुएशंस में, और उसके पास इतनी कंपिटेंसी आ जाती है कि वो एनालिसिस करना शुरू कर देता है, चीजों को अलग अलग करके सबसेट बना के, सब कंटेंट बना के उनको एनालाइज करता है। जब एनालाइज करता है तो उसमें ये भी कंपिटेंसी आ जाती है, वो चीजों को जोड़ के नई चीजें बना सके, सिंथेसिस के उस पे स्टेप पे आ जाता है, और एंड पे उसकी एवेलुएशन होती है। तो ये सबसे पहले जो ब्लूम की जो बेसिक्स कंटेंट था, ये वाले स्टेप्स बताए गए थे। मेन तीन डोमेन्स होती हैं, और तीनों पे बात करेंगे हम। कोग्निटिव डोमेन जो हमारे माइंड की डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन जिसमें हमारा दिल, हमारा बिहेवियर शामिल हो जाता है, और साइकोमोटर डोमेन हमारी स्किल्स आ जाती हैं। जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, कोग्निटिव डोमेन के लिए हमारा जो मोड ऑफ लर्निंग यूज होता है वो हमारी थिंकिंग होती है। अभी हमने इससे पहले यूनिट में पढ़ा क्रिएटिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। वो हमारा मेन फोकस हमारे कोग्निटिव डोमेन से, हम सोचते हैं और सोच के हम किसी भी चीज को बोलते हैं, और इसमें जो हमारी एबिलिटीज यूज होती हैं वो हम चीजों को क्या करते हैं, डेफिनेशन याद कर रहे हैं, मेमोराइज करते हैं, चीजों को रीजंस के साथ पढ़ते हैं, हमें उसका कॉन्सेप्ट पता चलता है कि फलां चीज कैसे है और क्यों है। अफेक्टिव डोमेन जो है वो हमारे इमोशंस और फीलिंग से रिलेटेड होती है, और इसमें जो एबिलिटीज हम यूज करते हैं वो अप्रिसिएशन है, मोटिवेशन है, इसके जरिए हम अपना अफेक्टिव डोमेन जो है इसको इम्प्रूव करते हैं। और साइकोमोटर डोमेन, इसमें हम लर्न करते हैं बाय आवर एक्शंस एंड बाय डूइंग। हम बार बार किसी भी चीज को यानी रिपीट करते हैं, किसी भी एक्शन को, कोई स्किल सीखने के लिए ब्रेनुला पास करना है, एनजी ट्यूब पास करनी है, कोई भी और स्किल है, तो उसको सीखने के लिए हमें वो करना, अपने हाथों से करना जरूरी है। तो इसकी एबिलिटीज क्या है, जैसे कोई चीज हमने टाइपिंग सीखनी है या प्लेइंग है, तो हम उन चीजों को करके देखते हैं, और जब करके देखते हैं तो हमें वो आ जाती है। तो हमारी कौन सी डोमेन इंप्रूव हो रही है, हमारी साइकोमोटर डोमेन इंप्रूव हो रही है। 3H से इसका कॉन्सेप्ट याद रखें। हेड, कोग्निटिव डोमेन हमारे हेड यानी नॉलेज से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, और अफेक्टिव डोमेन हमारे हार्ट से, यानी आपको पूछा जाता है ना किसी भी चीज के वैल्यूज, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, वो आपकी अफेक्टिव डोमेन है। और साइकोमोटर डोमेन आपका तीसरा एच है, हैंड। आपको अपने हाथों से काम करके आना चाहिए, किसी को कपड़े सिलाई करना, कुकिंग है, कोई और नर्सिंग की अपनी हमारी स्किल्स हैं, तो ये हम हमारी ऑन हैंड जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो साइकोमोटर डोमेन को, स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। हेड जो है वो कोग्निटिव डोमेन, हार्ट अफेक्टिव डोमेन, हैंड साइकोमोटर डोमेन, ये याद रखनी है। जो हमारी ब्लूम की टेक्सोनमी सबसे पहले 1956 में जो आई थी, उसमें जो सीक्वेंस दिया गया था, जो ब्लूम्स ने दिया था, वो नॉलेज, कंप्रीहेंशन, सबसे पहले नॉलेज सबसे ज्यादा, यानी जितना चौड़ा है ये पायरामिड, वो शो करता है हमें ये उतनी ही ज्यादा जरूरत है, और एंड पे हमारा वैल्यूएशन यानी उसकी कम जरूरत है। ज्यादा नॉलेज हो, उसके बाद कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन। अब जो लेटेस्ट है 2001 है, उसमें जो डोमेन आई है उसमें सबसे पहले कहते हैं कि किसी भी चीज को रिमेम्बर, उसको याद करें। जैसे हम कहते हैं कि मुतालिया पाकिस्तान है, इस्लामियात है, उसमें डिफरेंट ईयर्स के नेम है कि कौन कब पैदा हुआ, किसका क्या नाम था, उसके फादर का क्या नाम था, हम क्या कर रहे होते हैं, रिमेम्बर कर रहे हैं। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड है, फिर अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर हम चीजों को अप्लाई करते हैं, ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, सिर्फ ये ऊपर दो कंटेंट में थोड़ी सी कमी आई। अप्लाई करने के बाद फिर एनालाइज करते हैं, ये इधर भी एनालिसिस ही था। फिर जहां सिंथेसिस था वहां उन्होंने कहा कि अब जो है वो एनालिसिस के बाद ही उसकी एवेल्युएशन होनी चाहिए, और एवेल्युएशन के बाद कोई नई चीज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो ब्रेन की या कोग्निशन, कोग्निटिव डोमेन की उन्होंने हायरार्की सेट की है। इसके बेसिकली जो पहले बताए गए वो ये 6 ही लेवल थे जो डॉक्टर ब्लूम ने, बेंजामिन ब्लूम ने बताए थे, ठीक है। उसमें सबसे पहला नॉलेज था, फिर कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और अवेलुएशन।
There are 6 levels of learning according to Dr. Bloom. The levels build on one another. The 6 levels all have to do with thinking. Level 1 is the lowest level of thinking. ये ज़हन में रखें जो MCQ में आए कि जो हमारा लेवल 1 है यानी नॉलेज है ये लोएस्ट लेवल है और हाईएस्ट लेवल जो है वो हमारा अवेलुएशन है। ठीक है, 6th लेवल जो है वो हमारा हाईएस्ट है और वो अवेलुएशन है। ये अभी अब मैंने बात कर दी कि 2001 में थोड़ी सी इसमें चेंजेस किए हैं जिसमें क्रिएटिंग और एवेलुएशन इसको थोड़ा चेंज कर दिया है सिंथेसिस और एवेलुएशन के साथ। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद नॉलेज में बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं हम चीज़ों को, रिकॉल करते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ डेट्स, इवेंट्स, प्लेसेस। आपसे टाइम प्लेस पर्सन पूछा जाए, आप कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर का नेम क्या है, आपके मार्क्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें नॉलेज और रिमेम्बरिंग में आ जाती हैं। नॉलेज उसका ओल्ड नेम है और रिमेम्बरिंग उसका न्यू नेम है। नॉलेज ऑफ मेजर आइडियाज, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर यानी जिसमें चीजों की डेफिनेशन उनके पॉइंट्स हम याद करते हैं, किसी चीज के पर्पस है तो वो हम याद कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या है, नॉलेज है, हम रिमेम्बर कर रहे हैं। और ऐसे नॉलेज के लिए जब हम इनके ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हम स्टूडेंट को कहते हैं एनलिस्ट करें, डिफाइन करें, टेल, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, शो, लेबल। लेबल में भी यही होता है ना, हम ड्रॉ कर देते हैं एक डायग्राम या पेस्ट करते हैं और कहते हैं इसके नेम लेबल करें, तो हम बेसिकली उसका नॉलेज चेक कर रहे हैं कि उसको पार्ट्स के नेम पता भी हैं या नहीं है। व्हेन, हु, वेयर, ये वाले हम वर्ड यूज करते हैं क्वेश्चंस में। ये आपके लिए असाइनमेंट है और ये कल आपने ये सारी असाइनमेंट नोट करके इनके आंसर्स मुझे बताने हैं। जैसे ये आपके पास है, राइट अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल, आप इनको याद कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी वेजिटेबल पड़ी हैं, तो ये आपका बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं। दूसरा जो स्टेप आ जाता है नॉलेज के बाद वो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का बेसिक मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग। कंप्रीहेंशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल। दिस मे बी शोन बाय ट्रांसलेटिंग मटेरियल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी हम एक किसी भी चीज को बहुत आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन जब करते हैं तो वो हमारी कंप्रीहेंशन होती है। बाय इंटरप्रेटिंग मटेरियल यानी हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको समराइज करते हैं, एंड बाय एस्टिमेटिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स और उसकी प्रॉपर डिटेल देखते हैं कि इसका क्या आफ्टर इफेक्ट्स या इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। दीज लर्निंग आउटकम्स गो वन स्टेप बियॉन्ड द सिंपल रिमेम्बरिंग ऑफ मटेरियल एंड रिप्रेजेंट्स द लोअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी रिमेम्बरिंग या नॉलेज से अगला स्टेप हमारा कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन में हम अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ग्रेस्प करते हैं उसके मीनिंग, ट्रांसलेट करते हैं नॉलेज इनटू न्यू कॉन्टेक्स्ट, इंटरप्रेट फैक्ट्स, कंपेयर, कंट्रास्ट, ऑर्डर। हम एक सीक्वेंस में किसी भी चीज को कहते हैं, इस चीज को लिखें, इस चीज के ग्रुप बनाएं, प्रिडिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। यानी ये हम जब किसी स्टूडेंट से पूछते हैं तो हम उसको क्या क्वेश्चन देंगे, समराइज करें, डिस्क्राइब करें, इंटरप्रेट करें, कंट्रास्ट, प्रिडिक्ट, ये सारे के सारे वर्ड, डिस्कस, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश। हम कोई डिफरेंस देखते हैं तो उसमें हम बेसिकली उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे होते हैं। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी है, रीटेल द स्टोरी ऑफ 3 लिटिल पिग्स इन योर ओन वर्ड्स। ये क्या कर रहे हैं, हर बंदा अपने लिहाज से अपनी अंडरस्टैंडिंग का ये 10 लाइनों में मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन हर किसी ने बतानी है कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हर बंदे की अपनी एक स्टोरी की किस्म में आपने मुझे बताना है, 10 to 12 या 15 लाइंस में कि ये आपको ये जो डायग्राम है इससे आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक बंदे की ये डिफरेंट होगी, वो जाहिर है डिफरेंट तरह से परसीव कर रहा है। ठीक है, कोई कहेगा ये फार्म हाउस है, कोई कहेगा किसी का घर है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो हर कोई अपने लिहाज से इसकी अंडरस्टैंडिंग करके 10 से 12 लाइनों में एक स्टोरी बना के मुझे इसकी बताए। तीसरा स्टेप, पहला नॉलेज था, दूसरा कंप्रीहेंशन, तीसरा हमारा एप्लीकेशन या अप्लाइंग। आप अपने नॉलेज को जो आपके पास था, जब आपको कंप्रीहेंशन हो गई, अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं डिफरेंट जगह पे। एप्लीकेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज द लर्न मटेरियल इनटू न्यू एंड कंक्रीट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन में हम उसको यूज करते हैं। हमारी कौन कौन सी
सिचुएशंस हैं जहां ये यूज किया जा सकता है, जैसे कि रूल्स हैं, मेथड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, और प्रिंसिपल हैं, लॉज हैं, थीरीज है, ये सारी चीजें हम अप्लाई करते हैं। लर्निंग आउटकम्स इन दिस एरिया रिक्वायर अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देन दोज अंडर कंप्रीहेंशन। यानी पहले नॉलेज सबसे लोअर लेवल था, फिर कंप्रीहेंशन, और एप्लीकेशन जो है ये कंप्रीहेंशन से भी हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। एप्लीकेशन में यूज इंफॉर्मेशन, हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट, थीरीज, न्यू सिचुएशन में इनको यूज करते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज। और जब हम इसको यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में, तो हम वर्ड्स क्या यूज करेंगे? हम कहते हैं अप्लाई योर नॉलेज, मॉडिफाई, रिलेट, चेंज, डिस्कवर, एक्सपेरिमेंट। ये आप अपनी थीरी को, जो अपना नॉलेज और कंप्रीहेंशन है, उसको आप हम क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल दी हुई है, मेक अ मॉडल ऑफ अ स्विंग सेट विद पेपर, यानी पेपर के साथ ये एक स्विंग ऐसा बनाए, एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। यानी अपने लफ्जों में आप जो आपके पास नॉलेज मौजूद है उसको आप अप्लाई करें, और अप्लाई करके उसी चीज को एक्सप्लेन कर दें। ये आपका है एप्लीकेशन। फिर इसके बाद चौथा आ जाता है एनालिसिस, सीइंग पैटर्न। हम एनालिसिस में क्या करते हैं? किसी भी चीज के पैटर्न को एनालाइज करते हैं, अलग अलग करके देखते हैं, उसके पैटर्न को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्ट्स, हमने उसके पार्ट्स को चेक करते हैं कि ये क्या है, कैसे हैं। अच्छा, रिकग्निशन ऑफ हिडन मीनिंग, जो हमारे पास जो तो मीनिंग पता होते हैं वो ठीक है, लेकिन जो मीनिंग नहीं पता होते वो हिडन होते हैं, हम उनको भी रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। अब जब एनालिसिस हमने एवेलुएट करना है, तो फिर हम कौन से वर्ड यूज करते हैं? एनालाइज, सेपरेट, ऑर्डर, एक्सप्लेन, कनेक्ट, क्लासिफाई, अरेंज। यानी हम आगे पीछे चीजों को कर देते हैं और कहते हैं अरेंज करें, इन्हें डिवाइड करें, कंपेयर करें, एक्सप्लेन करें। ये इन सारी चीजों से हम एनालिसिस जो है वो कर रहे होते हैं। जैसे कि ये अगर आपको ये असाइनमेंट देते हैं कि मेक अ फैमिली ट्री शोइंग रिलेशनशिप, जैसे आपने जीनोग्राम बनाया था या इको मैप बनाया था, बेसिकली वो एनालिसिस था। एनालाइज करते हैं एक एक कंपोनेंट को, एक एक पर्सन के साथ हमने उनका रिलेशनशिप देखा। ठीक है, तो ये क्या है? एनालिसिस है। अगला है सिंथेसिस, सिंथेसिस और क्रिएटिंग। सिंथेसिस में किसी भी चीज को, जितनी पुरानी चीजें हैं या जो पुराना नॉलेज है उसको इकट्ठा करके एक नई चीज बनाते हैं। यूज ओल्ड आइडियाज टू क्रिएट न्यू वंस, या जनरलाइज फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, रिलेट नॉलेज फ्रॉम सेवरल एरिया। हमारे पास जितना नॉलेज है हम उसको डिफरेंट एरियाज के साथ रिलेट करके उस नॉलेज को यूज करते हैं। प्रिडिक्ट और ड्रा कंक्लूजन, इसके लिए सिंथेसिस को चेक करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनमी, कंबाइन है, इंटेग्रेट है, मॉडिफाई है, ये अपने हम ऑब्जेक्टिव्स में इन वर्ड्स को यूज करते हैं। या रीअरेंज करें, सब्स्टिट्यूट डालें इसका, जैसे सिनोनिम कहते हैं डालें। या कोई चीज आप प्लान करें, कोई टीचिंग प्लान बनाएं या कोई ऐसी केयर, नर्सिंग केयर प्लान बनाएं, वो बेसिकली आप क्या करें? कोई नई चीज क्रिएट या सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। या हम फार्मूलेट कहते हैं या रीराइट कहते हैं। जैसे कि हम आपको अगर असाइनमेंट देते हैं डिजाइन अ मैगजीन कवर, यानी किसी भी मैगजीन के किसी कवर को आप डिजाइन करें, दैट वुड अपील टू किड्स इन योर क्लास। तो आप बहुत सारी चीजें उसमें ऐड करेंगे, कुछ बच्चों की तस्वीरें लगाएंगे, कोई उनके लेवल के टॉयज लगाएंगे, कुछ गेम्स के बारे में। तो वो तभी मैगजीन का कवर जो है वो अच्छा करके आप डिजाइन कर सकते हैं, जो आपके अपने माइंड में कुछ नई चीज बनाएंगे, कुछ प्रीवियस नॉलेज से। तो ये होता है सिंथेसिस, या दूसरे लफ्जों में हम इसे क्रिएटिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट है वैल्यूएशन। अवैल्यूएशन, आपको पता है किसी भी चीज को वैल्यूएट करना, किसी भी चीज के रिजल्ट्स निकालना, इन्फर करना, वो हमारी वैल्यूएशन होती। कंपेयर एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन आइडियाज, यानी आप अपने कंपेयर करते हैं जितने प्रीवियस आइडियाज हैं, या उनमें से अलग करते हैं अपने आइडियाज को कि फलां फलां ने क्या क्या वैल्यूएशन दी। जैसे आपकी क्लास में हम टेस्ट लेते हैं, तो हर टीचर अपनी एवेल्युएशन देता है। ठीक है। assess values of theories and presentation, make choices based on reasoned argument। आपके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, उसी बेस पे आप उनकी डिफरेंट आर्गुमेंट्स जो हैं उनकी
विद जस्टिफिकेशन हम उनको देखते हैं। वेरीफाई वैल्यू ऑफ एविडेंस, रिकग्नाइज द सब्जेक्टिविटी। और इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वैल्यूएट के, असेस का वर्ड, डिसाइड, रैंक, ग्रेड, टेस्ट, मेयर, रिकमेंड, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनमें कंपेयर, कंक्लूड, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये यूज होते हैं। और इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं अपने कोग्निटिव डोमेन के लिए। कोग्निटिव डोमेन में जैसे कि इसकी एवेल्युएशन को अगर हमने देखना है, हम कहते हैं कि मेक अ बुकलेट अबाउट 5 रूल्स यू सी एज इम्पोर्टेंट। यानी आप 5 रूल अपने बनाएं और लोगों को कन्विंस करें। तो आपकी एवेल्युएशन हो जाएगी कि आप क्या लोगों को कन्विंस कर पाते हैं जो आपने रूल्स बनाए हैं। तो ये आपकी एवेल्युएशन होगी, ठीक है। तो इसके जो स्टेप्स हैं कोग्निटिव डोमेन के वो हमने कर लिए हैं। अब इसकी जो 1956 के बाद रिवाइज होके अब जो लेटेस्ट है वो 2001 है। इन द न्यू टेक्सोनमी 2 डायमेंशंस आर प्रेजेंटेड, नॉलेज डायमेंशन एंड कोग्निटिव डिमेंशन। बेसिकली जो अब डायमेंशंस चल रही हैं वो नॉलेज डायमेंशन और कोग्निटिव डिमेंशन है। और इसमें जो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनमी है उसमें बताया गया है कि जो 4 लेवल ऑफ नॉलेज हैं, ठीक है। फैक्चुअल नॉलेज, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल और मेटा कोग्निटिव नॉलेज है, ठीक है। तो जो आपका कंसेप्चुअल फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज ये जो ब्लू सा दायरा बना हुआ है, इसमें अगर आप देखते हो तो फैक्चुअल नॉलेज में रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग, जो पहले इसका नॉलेज और कंप्रीहेंशन था वही वाली चीजें हैं। इसमें बेसिकली रिकॉल करते हैं इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट आइडियाज और कॉन्सेप्ट को। अगला जो इसका लेवल है वो कंसेप्चुअल नॉलेज है। और कंसेप्चुअल नॉलेज में आपकी कुछ लेवल अंडरस्टैंडिंग के और बाकी अप्लाइंग नॉलेज आ जाता है, जो हमने अप्लाई का पहले पढ़ा। अप्लाई के बाद हम जब अप्लाई कर लेते हैं तो फिर प्रोसीजरल नॉलेज है, जिसमें कुछ पार्ट एनालाइजिंग का और कुछ अवेलुएशन का आ जाता है। प्रोसीजरल के बाद मेटा कॉग्निटिव नॉलेज है, जिसमें अवेलुएशन और क्रिएटिंग है। आपने देखा ये चीजें वही हैं, लेकिन उनके नेम थोड़े उसको मजीद कंप्रीहेंशन कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा जितना ज्यादा ये कंप्रीहेंशन होगा उतना ही ज्यादा इससे इसका फायदा होगा, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा उसका नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। अब जो टेक्सोनमी चल रही है वो ये है, जो कि चेंज होके रिमेम्बर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, एवेलुएट और क्रिएट है। इसको हमने डिस्कस कर लिया है। और पहले यही थी नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, एवेलुएशन और सिंथेसिस, ठीक है। इसके से वर्ड थोड़े से क्रिएटिंग और एवेलुएशन के चेंज हुए हैं, बाकी ये वही है। आपके जो याद करने वाली चीजें हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके ये स्टेप्स, लेवल ऑफ नॉलेज जो है, लेवल ब्लूम टेक्सोनमी के, ये अभी नॉलेज के हमने पढ़े हैं। अभी इसके बाद अफेक्टिव डोमेन है उसके स्टेप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद साइकोमोटर के हैं, ठीक है। और इनमें जो वर्ड, जैसे नॉलेज के लिए हम ये नंबर 1 पे अगर आप देखें कौन से वर्ब यूज होते हैं, जैसे डिफाइन है, आइडेंटिफाई है, डिस्क्राइब, रिकग्नाइज। और दूसरा लेवल जिसमें अंडरस्टैंडिंग या कंप्रीहेंशन है, उसमें हम समराइज, इंटरप्रेट, क्लासीफाई ऐसे वर्ड यूज करते हैं। अप्लाई में सॉल्व, चेंज, रिलेट ऐसे वर्ड। एनालाइज में कंट्रास्ट, कनेक्ट, रिलेट, इलस्ट्रेट ऐसे वर्ड यूज होते हैं। अवेलुएट में क्रिटिसाइज, रीफ्रेम, डिफेंड इस तरीके के वर्ड। एंड क्रिएट में आप कहते हो किसी चीज को डिजाइन करें, मॉडिफाई करें, डेवलप करें, रीराइट करें, ऐसे वर्ड जो है ये यूज करते हैं। नॉलेज के बाद हमारी अगली डोमेन आ जाती है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन बेसिकली हमारे इमोशंस, हमारे वैल्यूज, हमारी बिलीव्स, हमारे एटीट्यूड और फीलिंग से रिलेटेड होती है। इसकी 5 इसकी स्टेप्स हैं, जिनमें पहला रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग है और इंटरनलाइजिंग वैल्यूज है। यानी जब भी हम लोएस्ट लेवल अफेक्टिव डोमेन में, जैसे कि हमने कोग्निटिव डोमेन का लोएस्ट लेवल नॉलेज देखा था ना, या रिमेम्बरिंग देखा था, ऐसे ही अफेक्टिव डोमेन का लोएस्ट लेवल है रिसीविंग। कोई भी नॉलेज हमारे पास आता है, हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, पैसिवली पे अटेंशन। आपको कोई बात बता रहा होता है तो आप उसको रिसीव कर रहे हो, तो कौन कितना रिसीव कर रहा है वो आपका इंटरेस्ट। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो आप अगर इसको रिसीव कर रहे हो, एक तो रट्टा मारोगे जो आप नॉलेज उसका, जिस जब चीजें याद करोगे, ये अभी आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। बट फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, इसमें आप क्या करते हो, लिसन है, फॉलो है, पे अटेंशन है और हियर है।
जब आप रिसीव कर लेते हो, फिर उसके बाद आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करते हो। आपको कोई चीज समझ आई, आप कहते हो बहुत अच्छी है। नहीं समझ आई, आप कोई क्वेश्चन करते हैं, वो आपकी होती है एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें विलिंग, सेटिस्फाइड टू रिस्पॉन्स, यानी आप वर्बल, इसकी एग्जांपल क्या होगी, आप आंसर करेंगे, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप कहते हो मुझे इस चीज में हेल्प चाहिए, ये परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रेजेंट करना है, रीड, रिसाइट, रिपोर्ट, सिलेक्ट, टेल, राइट। ये सारे के सारे आपके डिफरेंट मेथड्स हैं रिस्पॉन्ड करने के। जब आपने रिसीव कर लिया, फिर उसके बाद अगला स्टेप रिस्पॉन्डिंग है, फिर उसके बाद वैल्यूइंग है। आप कितना उस चीज को वैल्यू दे रहे हो, आप अपने सब्जेक्ट को कितना वैल्यू देते हो, अपनी ड्यूटीज को वैल्यू दे रहे हो या अपनी इस स्टडी को वैल्यू दे रहे हो। अटैच वर्ड्स टू द सब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ सब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन, इसमें आप क्या करते हो, इंटरनलाइज करते हो, यानी आपको याद हो जाता है, समझ आ जाती है, आप किसी भी चीज को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या आप प्रपोज कर सकते हैं कि इसकी बजाय ये, यानी आपके पास कोई ना कोई उसकी वैल्यू है, तभी आप उसके बारे में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप इसमें आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी आपने रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया, उस चीज को वैल्यू दी अफेक्टिव डोमेन में, और फिर आप क्या करते हो, उन चीजों को, डिफरेंट आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, वैल्यूज को इकट्ठा रख के एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में ले आते हैं। फिर आप रिजॉल्व करते हैं डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट को। अब इसमें जो वर्ब यूज होंगे वो कंपेयर, कंट्रास्ट, ऑर्गेनाइज, डिफेंड, एक्सप्लेन, मॉडिफाई, रिजॉल्व, रिलेट, ये हम ऑर्गेनाइजेशन को चेक करने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। फिर अगला लास्ट जो आ जाता है वो है करेक्टराइजिंग। इसमें वैल्यू की करेक्टराइजिंग हम देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ अ वैल्यू सिस्टम दैट इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। क्या आपकी ये चीज या आपने जो लर्न किया है उसका आपके बिहेवियर पर कितना असर है। अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहते हैं, प्रिडिक्टेबल है, करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लर्नर, आप उसको बार बार करते हो, तो क्या हो जाता है, आपका उस पर बिलीव आ जाता है, आप कोऑपरेट करना शुरू करते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपने हैंड हाइजीन को बहुत इंपॉर्टेंस दी, आपने रिसीव किया उसके नॉलेज को, उसको रिस्पॉन्ड किया, आपने उसको वैल्यू दिया, सीखा, ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो ये आपका क्या है, करेक्टराइजिंग है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है अफेक्टिव डोमेन और हमारी कोग्नेटिव डोमेन। अब तीसरी जो डोमेन रह गई है वो, अब ये लेक्चर खत्म होने वाला है, इसके साथ ही आप दोबारा से कंटिन्यू कर लें, थोड़ा सा रह गया है, इन स्लाइड्स को भी हम आज कर लें ताकि आपको साइकोमोटर डोमेन की भी समझ आ जाए। साइकोमोटर डोमेन बेसिकली स्किल्स हैं, अफेक्टिव डोमेन आपका बिहेवियर है, आप कैसे शो कर रहे हैं, और कोग्निटिव डोमेन आपका नॉलेज है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है तो यहां तक आप पूछ सकते हैं, दोनों डोमेन से रिलेटेड। जी बच्चों, कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है। ये दोनों डोमेन समझ आ गई हैं। जी मैम जी। अच्छा चलें, ठीक है, बस अब लेक्चर ये एंड होने लगा है, अब दोबारा ज्वाइन करें, हम साइकोमोटर डोमेन्स को जो है ना वो भी कवर कर लेते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।